और क्या हाल चाल है? तो बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीओसी, ठीक है। जीओसी में एक लेक्चर हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर। और पहले लेक्चर में क्या क्या कवर हुआ था? पहले लेक्चर में कवर हुआ था बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली। और इसमें कवर हुआ था बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर, और सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, आपको हम बता दे रहे हैं, एक्चुअल में जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट लिखा होता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ बनता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो। जब तक आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं लिखोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है या फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को कवर करेंगे, जिसमें हम कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हेडिंग है कार्बन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते समय जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्पीसीज obtained during रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जो बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कार्बन इंटरमीडिएट containing पॉजिटिव चार्ज। कार्बन इंटरमीडिएट हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। तो देखो ध्यान से, जैसे ये है कार्बन और कार्बन पर यहां पर है प्लस चार्ज, ठीक है। और कार्बन यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड तो ये ऐसे हमने प्लेन पर बना दिया, और एक बॉन्ड यहां पर जस्ट इस बोर्ड के पीछे बना दे रहे हैं, ये देखो। और एक बॉन्ड जस्ट बोर्ड के फ्रंट सामने बना दे रहे हैं, तो एक बॉन्ड यहां पर बना दे रहे हैं। इसको हमने बेस और इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, इस कार्बन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो ध्यान से देखो कैसे बना हुआ है, ये बॉन्ड बोर्ड पर है और ये जो बॉन्ड है बोर्ड के जस्ट पीछे है, और ये जो बॉन्ड है वो जस्ट बोर्ड के सामने है। तो मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब ये बोर्ड ऐसे अंदर की तरफ है ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर साइड है, और ये बॉन्ड बोर्ड पर है। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। ये तीनों बॉन्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है।
और यहाँ पर हर बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो 120 का एंगल है, 120 120 डिग्री का एंगल है। एक बात और समझना, अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड जब भी कार्बन बनाता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इस कार्बोकेटायन के बारे में लिखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, कार्बोकेटायन के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं, कार्बोकेटायन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राईवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट इन नेचर, 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राईवेलेंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? अच्छा देखो ध्यान से, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3, टोटल 3 बॉन्ड है, तो 3 दूनाई 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। मतलब इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए ये हाईली क्या है? ये हाईली अनस्टेबल है बेटा, हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है और ऑक्टेट भी क्या है? इनकम्प्लीट है। और एक बात बताया था, जो हाईली अनस्टेबल होता है वो हाईली रिएक्टिव भी होता है, इसलिए कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। कार्बोकेटायन हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ट्राईवेलेंट इन नेचर है। ठीक है, और बताओ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर यहां पर 3 है। ठीक है, अच्छा कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितना है? लोन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ से, तभी तो प्लस चार्ज आया है, और 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहा है, तो कोई यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर, लोन पेयर टोटल कितने हैं? 0। टोटल लोन पेयर कितने हैं? 0। एक पॉइंट और हम आपको बताते हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या है? यहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए टोटल वैल्यू ये क्या आ जाएगी? 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, 8 हो गया, 9। देखो ध्यान से, ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, तो उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये जो कार्बोकेटायन है ना, वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये
ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड मतलब समझ रहे हो ना, स्पीसीज which accept at least one lone pair of electron, one lone pair of electron, मतलब कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, तब उसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। तो कार्बोकेटाइन को लुईस एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट, कार्बोकेटाइन को लुईस एसिड बोला जाता है। और कार्बोकेटाइन को एक और पॉइंट बोला जाता है, कार्बोकेटाइन को कभी कभी बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, या इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। एक और पॉइंट बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बोकेटाइन है ना, एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वहां पर डिटेल में बताया जाता है कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक होती हैं और कौन सी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती हैं। तो जो एमओटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा डिटेल में, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिटेल में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और सब के सब पेयर्ड में है। तो इसीलिए ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है? वो डायामैग्नेटिक इन नेचर है। क्या है? डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और यहां पर और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है? डायामैग्नेटिक इन नेचर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन को जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। 12 हो गया। 13 पॉइंट, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, बॉन्ड एंगल 120। इसका जो शेप है, ज्योमेट्री बोलो, देखो ध्यान से, इसकी जो ज्योमेट्री है डिटेल में पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री और शेप के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में, कि ज्योमेट्री किसकी क्या होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है यहाँ पर, तो ये ध्यान दिए रखना, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और इसके पास एक बैकेंड ऑर्बिटल भी है, देखो ध्यान से, इसके पास एक बैकेंड ऑर्बिटल है, ये देखो, ये p ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है, हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल,
इसके पास बैकेंट पी ऑर्बिटल भी है, बैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके पास बैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर टोटल 15 पॉइंट लिखे गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बोकेटाइन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, यहाँ पर सेकेंड इंटरमीडिएट है, सेकेंड इंटरमीडिएट है कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, ठीक है, कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन क्या होता है? ऐसी स्पीसीज, ऐसे इंटरमीडिएट, मतलब जिसके ऊपर क्या हो, माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो ध्यान दे रखना, कार्ब एनाइन में क्या होगा, कार्बन इंटरमीडिएट होगा और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो उसे हम बोलेंगे कार्ब एनाइन। क्या बोलेंगे? कार्ब एनाइन। तो यहां पर एक पॉइंट इसके लिए लिख लेते हैं, स्पीसीज, स्पीसीज ना लिख करके हम सीधे लिखते हैं कार्बन इंटरमीडिएट। क्या लिखते हैं? कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग निगेटिव चार्ज, तो उसे हम बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनाइन। देखो ध्यान से, ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज को हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो ये अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये माइनस चार्ज वाला ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 2 3। तो कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज है और यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, आप यहाँ पर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है कार्ब एनाइन। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये भैया 3 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इन नेचर, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक बॉन्ड में तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए होते हैं, और बाकी तो यहाँ माइनस चार्ज है और उसके बाद इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 दूनाई 6 और 2 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट, सॉरी, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ध्यान से, इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं और हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। इसी पर माइनस चार्ज है, इसलिए क्या है, ये रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए अनस्टेबल है ये ध्यान दे रखना। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव है और हाईली अनस्टेबल भी है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बात सही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन माइनस चार्ज होने की वजह से ये अनस्टेबल है और इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर लिख सकते हैं हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। हाईली अनस्टेबल अगर है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव भी होगा। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर, यहां पर बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर कितना है यहां पर? लोन पेयर, लोन पेयर यहां पर है 1। लोन पेयर कितना है? 1, एक लोन पेयर है इसके पास। 7वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूपी से दिखा दिया जाता है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ध्यान दिए रखना, ठीक है। यूपी का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
8वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब सेम टू सेम जो इससे पहले पढ़े हैं सारा पॉइंट यहां पर भी हम लिख रहे हैं उसी से रिलेट करके। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट n+2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो यहां पर टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 0, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 9th पॉइंट, ये जो कार्बेनाइन है ना इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको जैसे हम कार्बोकेटाइन को कौन सा टर्म दिए थे, लुईस एसिड, तो इसको हम टर्म देते हैं लुईस बेस। लुईस बेस पहचानोगे कैसे, ऐसी स्पीसीज जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ऐसी स्पीसीज जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ये जो कार्बेनाइन है ना इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, इसको हम बोल सकते हैं लुईस बेस, लुईस बेस, लुईस बेस। तो यहां पर लिख सकते हैं स्पीसीज डोनेट एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती कम से कम, तो उसे हम क्या बोलते हैं लुईस बेस। तो ये भैया लुईस बेस की तरह काम करता है, कार्बेनाइन लुईस बेस की तरह काम करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, हमने वहां पर कार्बेनाइन के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए क्या लिखा था, इलेक्ट्रोफाइल, उसी तरह यहां पर क्या बोलेंगे, कार्बेनाइन के लिए क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, समझ गए ना। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फाइल मतलब क्या होता है, लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करे। और याद करो न्यूक्लियस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इसलिए न्यूक्लियस पे अटैक करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। इसके पास भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बॉन्ड एंगल देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल, ये जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर हम उस ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर की बात करें तो पिरामिडल है, ठीक है, शेप की बात करें तो पिरामिडल। तो आपको ये पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर जो एंगल है ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होगा। तो यहां पर जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ये हो गया बॉन्ड एंगल।
उसके बाद आ जाए 14th पॉइंट पर। इसका जो शेप है वो है, ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल और शेप इसका क्या है, पिरामिडल। पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। और इसके पास कोई बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास कोई बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड इंटरमीडिएट की बात करेंगे। थर्ड इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। थर्ड इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, ऐसे इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। यहां पर लिख सकते हैं स्पीसीज, स्पीसीज नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट containing ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे ये देखो, ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है यहां पर हाइड्रोजन के साथ, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसको ऐसे भी बनाया जाता है, इसका शेप, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, कार्बन। तो कभी कभी ये स्लाइटली पिरामिडल भी दिखाया जाता है, स्लाइटली पिरामिडल भी दिखाया जाता है, कभी कभी स्लाइटली पिरामिडल भी दिखाया जाता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा रिपल्सन डालता है, ठीक है, तो कभी कभी ये स्लाइटली पिरामिडल भी दिखाया जाता है, स्लाइटली पिरामिडल। और ज्यादातर लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो पहला पॉइंट, ये 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, ट्राइवेलेंट इन नेचर। दूसरा पॉइंट बताओ, सेम टू सेम, यहां पर टोटल देखो 3 बॉन्ड है, 3 दुनाई 6 और 1 7, तो यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर लिख सकते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल जो होता है वो क्या होता है बताओ, वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, हाईली अनरिएक्ट सॉरी हाईली रिएक्टिव होता है, सॉरी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट बताओ क्या लिख सकते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहां पर बताओ, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहां पर बताओ, n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर लो, 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1.732,
ठीक है। इसके बाद बताओ 9th पॉइंट। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो है, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आउटर सेल में नहीं रख सकते हो, तो इसको हम लुईस एसिड नहीं बोल सकते। लुईस, इसको हम लुईस एसिड नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसको हम लुईस एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो। ठीक है, लेकिन हम इसे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 12th पॉइंट बताओ, 12th पॉइंट पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120, यहां पर तो 120 होगा और यहां पर क्या होगा, लेस देन 120। बॉन्ड एंगल 120 और लेस देन 120, लेस देन 120। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 14 पे। शेप क्या होगा इसका, तो एक का होगा ट्राइगोनल प्लेनर, या दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखे तो स्लाइटली पिरामिडल। स्लाइटली पिरामिडल, स्लाइटली पिरामिडल। इसके पास क्या है, हैविंग पार्शली filled p ऑर्बिटल, पार्शली फील्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3 इंटरमीडिएट हमने यहां पर पढ़ लिए। कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, एग्जांपल, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहां पर है Cl और हमने यहां पर वाटर के प्रेजेंस में हीट किया है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो तुम्हें पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, तो यहां पर बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन, और यहां पर क्या बनेगा, Cl-। याद करो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पर Cl है और इसको हीट कर रहे हो, Cl है, हीट कर रहे हो, तो याद करो यहाँ पर जब हीट करोगे तो यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 2Cl फ्री रेडिकल, 2Cl फ्री रेडिकल। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है OOR और इसको अगर तुम हीट करोगे, अगर इसको तुम हीट करोगे तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पर भी होगा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर होगा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और 2 मॉलिक्यूल ऑफ और O फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है Br और इसको हमने हीट किया, इसको हमने क्या किया, हीट किया। अगर आप इसको हीट करोगे तो याद करो, और यहाँ पर वाटर भी लिया गया है, क्या लिया गया है, वाटर भी लिया गया, तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्लस चार्ज और यहाँ पर बनेगा Br-। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R और इसको हम हीट कर रहे हैं,
इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हीट करोगे तो यहाँ पर भी बताओ क्या होगा, यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और यहाँ पर बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बाकी जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है वो हम आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरमीडिएट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।